हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपको यूजफुल रहेंगे जेडब्ल्यू मेंस के लिए और नीट एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी 3i plus 4j and an acceleration of 0.4i plus 0.3j. Its speed after 10 सेकेंड इज। तो आप देखिए, ये टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है। तो पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है, दैट इज एक्स एंड वाई। सेम वे एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट है, ए एक्स और ए वाई। अब देखिए, एक्सेलरेशन का ए एक्स और ए वाई कॉन्स्टेंट है। इसके लिए आप हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, ये हम निकाल सकते हैं। वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ये काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके तो इसकी एक्स कंपोनेंट की फाइनल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। यू एक्स आपको दिया गया है यहाँ पर 3i, ए एक्स जो है ये यहाँ पर है 0.4i, और टाइम हमको दिया गया है दैट इज 10 सेकेंड। तो हमको 10 सेकेंड के बाद निकालनी है वेलोसिटी। तो दिस विल बी इक्वल टू 3i प्लस 0.4 इंटू 10, आपका 4i आएगा। तो 3i प्लस 4i 7i। तो इस तरह से इसकी हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वी एक्स, वो आप देखिए ये 7i है। सेम वे हम लोग यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी निकालेंगे। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। आप देखेंगे यू वाई हमको दिया गया है यहाँ पर ये 4j है, ए वाई हमारा यहाँ पर ये 0.3j है, और टाइम हमको 10 दिया गया है। तो ये 4j प्लस 3j है और ये 7j आ जाएगा। तो ये हमारी वर्टिकल वेलोसिटी है। अब इसके बाद हमको पूछा गया है द स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। तो हमको स्पीड निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड। तो हम लोग स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे। v इज इक्वल टू, देखिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू है वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी एट टाइम 10 सेकेंड। तो दैट इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस 49। तो देखिए ये इक्वल टू रहेगा अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 49। तो देखिए यहाँ पर हमको तो देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, दैट इज स्पीड निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड। तो इसका मतलब हमको फाइंड करना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ v आफ्टर 10 सेकेंड। तो वो रहेगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वो रहेगा यहाँ पर 7 स्क्वायर जो रहेगा आपका ये 49 आ जाएगा, प्लस 49 आ जाएगा। ये आपका अंडर रूट रहेगा यहाँ पर 9 ये आपका रहेगा यहाँ पर 18, और ये 98 रहेगा आपका। ठीक है, ये आपका 98 बन जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका आएगा 49 प्लस 49, यानी ये 89 आपका आ जाए, ये 18 आ जाएगा, 898 आ जाएगा।
तो ये रहेगा √49 प्लस 49। अगर ये 49 प्लस 49 दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा √98। तो यहाँ पर देखिए √98 आंसर नहीं है, तो इसके लिए इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 49 इंटू 2, ये आपका 98 बन जाएगा। तो ये जब √49 निकालेंगे तो ये 7√2 आ जाएगा। तो इसका हम यूनिट्स लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 7√2 यूनिट्स है, तो इसका आंसर बी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। What is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of a planet of mass capital M and radius r in a circular orbit at an altitude of 2r? देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, एक प्लैनेट दिया गया है जिसका मास m है और इसका रेडियस r है, और हमको क्या दिया गया है, एक सैटेलाइट दिया गया है। तो देखिए अगर ये सैटेलाइट है तो इस सैटेलाइट को क्या करना है, हमको एक हाइट पे लेके जाना है जो दिया गया है वहाँ पर, एल्टीट्यूड एट दैट इज 2r। तो यहाँ से ये हमको एक हाइट पे लेके जाना है, दैट इज 2r के हाइट पे, और 2r पे लेके जाके इसको ऑर्बिट कराना है। तो हमको देखना है कि हमको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है ताकि ये 2r पे रहे और यहाँ पर ये ऑर्बिट करे। तो हमको ये एनर्जी फाइंड करनी है कि कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए इस प्रॉब्लम में जब हमारा सैटेलाइट ग्राउंड पे रहता है, यानी कि जब हमारा सैटेलाइट जो रहता है ये ग्राउंड पे रहता है, उस वक्त उसके पास एनर्जी जो रहेगी वो पोटेंशियल रहेगी। ये देखिए -Gmm/r। तो हमको कुछ एनर्जी पुट करनी पड़ेगी ताकि वो इक्वल हो जाए टोटल एनर्जी एट अ हाइट 2r। तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, -Gmm/, ये r+2r क्या रहेगा 3r, और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी 12m इंटू v²। तो ये उसकी टोटल एनर्जी रहेगी। तो सैटेलाइट अगर एक हाइट 2r पे है तो वहाँ पर उसकी टोटल एनर्जी ये रहेगी, दैट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस x। मतलब हमको कुछ उसको एनर्जी पुट करनी है, यहाँ पर एनर्जी हमारी कम है तो हमको कुछ एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड करनी है ताकि हम उसको लिफ्ट कर सके और उसको इस हाइट पे ले जाए 2r पे। तो 2r पे जो एनर्जी है देखिए, ये एट हाइट 2r पे ये एनर्जी है, टोटल एनर्जी। तो अभी ये हम x इससे निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल G, M, M एंड R। तो सबसे पहले हम 12mv² की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखिए mv²/3r सेंट्रीपिटल फोर्स, जब ये यहाँ पर ऑर्बिट कराएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहेगा mv²/3r, that is equal to gravitational force, that is Gmm/3r the whole square। ये m कैंसल हो जाएगा और v²/3r ये आपका आएगा कैपिटल G इंटू m/9r²। ये r कैंसल हो जाएगा और आप देखिए ये v² की जो वैल्यू है ये रहेगा कैपिटल G इंटू m/3r। तो इससे देखिए अब हम 12mv² निकाल सकते हैं। अगर हमने 12m से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर देखो अगर हमने इसको 12m से मल्टीप्लाई किया है तो ये यहाँ पर आ जाएगा Gmm/3r इंटू हाफ। तो ये रहेगा हमारा Gmm/6r। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारा निकल गया है Gmm/6r। तो हम ये काइनेटिक एनर्जी को वहाँ पर पुट कर सकते हैं Gmm/6r। तो ये हमारा इक्वेशन रहेगा अभी -Gmm
upon r plus x, that is equal to minus gmm upon 3r plus gmm upon 6r। तो जब हम यहाँ पर 6r को कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पर बनेगा -2 प्लस एम, दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन 6r माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एक्स। तो हमको कितनी एनर्जी पुट करनी पड़ेगी? देखिए ये एक्स है, तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या आएगी स्टूडेंट्स? -gmm अपॉन 6r प्लस gmm अपॉन r। तो यहाँ पर वो x रहेगा हमारा 6, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा 6r, ये 6 और -1 दैट इज 5, तो 5gmm अपॉन 6r। इसका मतलब इतनी एनर्जी हमको डालनी पड़ेगी, यानी कि सप्लाई करनी पड़ेगी सैटेलाइट को। तो सैटेलाइट क्या करेगा? हमारा ऑर्बिट करेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r ये सैटेलाइट हमारा ऑर्बिट करेगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर 5gmm अपॉन 6r, 5gmm अपॉन 6r। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। The height at which acceleration due to gravity becomes g upon 9, where g is the acceleration due to gravity on the surface of the earth in terms of capital R. The radius of the earth is, हमको radius of the earth निकालनी है। height at which g becomes g upon 9, where g is acceleration due to gravity on the surface of the earth in terms of capital R, radius of the earth is। तो हमको height find करनी है in terms of radius of the earth। तो अगर देखिए ये आपका अर्थ है और ये अर्थ की रेडियस आर है, तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज जीएस, उसकी वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आएगी? जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ये रहेगा स्मॉल जी एस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आप एक हाइट पे लेते हो तो वो आएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच डी होल स्क्वायर। अब हमको इसको कंपेयर करना है हाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। ये आएगा कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन जी एम। तो जी एम कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि हाइट एच, आप चाहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम g/9, आप g/9 चाहते हो उसको, तो आपको ये g/9 जब हम करेंगे तो आप देखिए ये आर स्क्वायर रहेगा और आपका ये आर प्लस एच स्क्वायर रहेगा, ये 1/9 आ जाएगा, दैट मीन्स ये 1/9 आ जाएगा। आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच डी होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देयर फॉर एच प्लस एच आर प्लस एच अपॉन आर दी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9/1, and therefore r plus h upon r is equal to plus or minus 3, therefore r plus h is equal to 3r और r plus h is equal to -3r। और हमको हाइट निकालना है, तो h कैन बी इक्वल टू 2r और h can be equal to -4r. Height cannot be negative, therefore our answer is 2r. Therefore our answer is capital 2r.
तो हमारा आंसर देखिए यहाँ पर कैपिटल 2R रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 2 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब they are having the same Young modulus and have the same volume. Wire 1 has cross sectional area capital A and wire 2 has cross sectional area 3A. If length of the wire 1 increases by del x on applying force F, how much force is needed to stretch wire 2 by the same amount? तो ये इलास्टिसिटी के ऊपर प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको 2 वायर दिया गया है और देखिए अगर मैं ये फर्स्ट वायर लेता हूँ, और इसके लेंथ को अगर मैं L1 बोलता हूँ, इस वायर के लेंथ को अगर मैंने L1 कहा है, तो उसके एरिया को जो है मैं बोल सकता हूँ डेट इज A1। हाँ, फर्स्ट लेंथ अगर दिया हुआ है तो उसका एरिया जो है A है। अब यहाँ पर दिया गया है कि दूसरा वायर जो है उसका एरिया 3 है, उसका एरिया जो है वो 3 है। ये देखिए ये सेकेंड वायर जो है इसका एरिया थोड़ा ज़्यादा है ये पहले वाले वायर से, और आप देखिए इसका एरिया 3A है। अब दोनों वायर के ऊपर वहाँ पर और एक डेटा हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर पहले वायर की लेंथ डेल एक्स से बढ़ती है ना अप्लाइंग फोर्स एफ, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द वायर 2 बाय द सेम अमाउंट। हम चाहते हैं कि दोनों में स्ट्रेचिंग सेम आ जाए, तो दोनों वायर का यंग मॉडुलस सेम है। अगर हम पहले वायर के एक्सटेंशन लेते हैं डेल, अगर हम लोग पहले वायर का यंग मॉडुलस लेते हैं तो पहले वायर के लिए देखिए ये यंग मॉडुलस क्या आ जाएगा आपका F1 अपॉन एरिया इंटू L अपॉन डेल L। और सेकेंड वायर का भी यंग मॉडुलस सेम है F2 इंटू L2, यहाँ पर L1 है और इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A1 है, और दोनों में हम चाहते हैं कि एक्सटेंशन सेम रहे। तो हम चाहते हैं कि F1 L1 अपॉन A1 इंटू वाई मस्ट बी इक्वल टू F2 इंटू L2 अपॉन एरिया 2 इंटू वाई, क्योंकि हम दोनों वायर का एक्सटेंशन सेम चाहते हैं। अगर इसके एक्सटेंशन को मैं डेल L1 बोल रहा हूँ, इसके एक्सटेंशन को डेल L2 बोल रहा हूँ, तो हम चाहते हैं कि डेल L1 इक्वल टू डेल L2 हो जाए। तो उसके लिए हम फाइंड करना चाहते हैं कि F2 कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर दिया गया है कि F1 अगर आपका F है, F1 अगर आपका F दिया गया है और L1 अपॉन एरिया 1, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि वॉल्यूम सेम है, दोनों वायर का वॉल्यूम सेम है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि दोनों वायर का वॉल्यूम सेम है, दैट मीन्स एरिया 1 इंटू L1, दैट मीन्स एरिया 1 इंटू L1 इज इक्वल टू एरिया 2 इंटू L2। अगर पहले वाले एरिया को हम A बोलते हैं और पहले वाले लेंथ को हमने यहाँ पर L1 ही लिया है, तो दूसरे वायर का एरिया क्या है 3 है, सेकेंड वायर का लेंथ क्या है L2 है। तो आप देखिए L1 बाय L2 अगर मैं लेता हूँ फर्स्ट वायर का लेंथ डिवाइड बाय सेकेंड वायर लेंथ, तो वो 3 आ जाएगा। L1 बाय L2 हमारा 3 आ जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो F2 अगर हमको निकालना है तो F अपॉन A1, F अपॉन A1 इंटू A2, ये A2 ऊपर चला जाएगा। अब बचा क्या L1 बाई L2। तो यहाँ पर दिया गया है A2 अपॉन A1, L1 अपॉन L2 हमारा 3 दिया गया है, L1 अपॉन L2 हमारा 3 दिया गया है, L1 अपॉन L2 हमारा 3 दिया गया है। सो दैट इज इक्वल टू F, A2 हमारा 3 टाइम्स ऑफ A,
A1 हमारा A अगर लिया है तो L1/L2 हमारा 3 दिया गया है, A कैंसिल हो गया है, मतलब इट विल बी 3 into 3, that is 9 times of force. F2 will be 9 times of F1. It means therefore अगर आपने फर्स्ट फोर्स को F लिया है, F2 आपका 9 टाइम्स होना चाहिए। तो देखेंगे ये ऑप्शन है क्या यहाँ पर, ये ऑप्शन है यहाँ पर, दैट इज डी, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है वाटर इज फ्लोइंग, तो अभी ये नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम अ टैप हैविंग एन इंटरनल डायमीटर 8 multiplied by 10⁻³ मीटर। The water velocity as it leaves the tap is 0.4 meters per second. The diameter of the water stream at a distance 2 multiplied by 10⁻⁻1 meter below the tap is close to. यहाँ पर हमको दिया गया है कि वाटर जो एक टैप में से निकल रहा है, टैप में से ये वाटर ये फ्लो हो रहा है। तो ये देखिए, ये वाटर टैप में से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी दी गई है 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। और जैसे ये वाटर यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो ये देखिए इसकी डायमीटर को कम होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वाटर जो है वो फॉल हो रहा है अंडर द ग्रेविटी। यहाँ पर जब वो नीचे आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम में दिया गया है कि उसने डिस्टेंस कवर किया है 2 multiplied by 10⁻⁻1 मीटर। तो ये वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज V2, इसको हम V1 बोलेंगे। अब यहाँ पर हमको डायमीटर दी गई है, ये डायमीटर हमको दी गई है D1। तो ये देखिए, ये D1 हमको यहाँ पर दिया गया है 8 multiplied by 10⁻³ मीटर, 8 multiplied by 10⁻³ मीटर। और हमको यहाँ पर डायमीटर निकालना है। ये देखिए, ये हमको यहाँ पर जो है, जब वाटर जब यहाँ पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दी काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो यहाँ की हमको डायमीटर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम V2 फाइंड करेंगे। तो ये फ्री फॉल मोशन है, तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू U2 स्क्वायर प्लस 2AS बार। अब U2 स्क्वायर जो है वो हमारा V1 है, तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4 दी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10। और वर्टिकल डिस्टेंस जो है हमको दिया गया है कि 2 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 0.1, 0.2, 2 multiplied by 10⁻⁻1 दिया गया है, इसका मतलब वो 0.2 हो जाता है। तो यहाँ पर 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए, ये V2 स्क्वायर जो रहेगा ये 0.16 रहेगा, और ये भी नेगेटिव रहेगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये 20 रहेगा, ये हमारा 20 इंटू 0.2 प्लस 20 इंटू 0.2। तो इसका मतलब ये V2 स्क्वायर जो रहेगा 0.16, ये 2/10 रहेगा। तो ये 0 0 कट गया है, मतलब ये 4 रहेगा। तो V2 स्क्वायर देखिए दोस्तों, ये 4.16 है। V2 जो हमारा रहेगा वो अराउंड ±2 रहेगा, राइट। तो ये V2 जो रहेगा हमारा ±2 रहेगा, वेलोसिटी जो रहेगी ±2। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये देखिए, एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू एरिया 2 इंटू वेलोसिटी 2, राइट। तो एरिया 1 हमको दिया गया है, ये यहाँ पर एरिया 1 जो है वो पाई इंटू D1/2 दी होल स्क्वायर, पाई इंटू D1/2 दी होल स्क्वायर इंटू V1। और V1 हमारे पास है यहाँ पर 0.4 इक्वल टू पाई इंटू D2/2 दी होल स्क्वायर इंटू V2, जो हमको फाइंड करना है।
तो आप देखिए ये क्या रहेगा, पाई इंटू डी वन जो हमको दिया गया है यहाँ पर, ये वैल्यू डी वन की दी गई है 8 × 10⁻³ 8 × 10⁻³ the whole square divided by 4 into 0.4 equal to pi into d2 square upon 4 into v2 जो हमने निकाला हुआ है 2। तो पाई पाई हमारा कैंसिल हो गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट ये 4 को भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये 0.2 रहेगा, 0.2 इंटू 64 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू d2 स्क्वायर। आप देखिए ये d2 स्क्वायर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर d2 स्क्वायर जो हमारा रहेगा यहाँ पर 64 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7। इसका मतलब ये d2 स्क्वायर जो रहेगा 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 128 इंटू 10⁻⁻7। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 12.8 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हमारा d2 जो रहेगा ये रहेगा √12.8 इंटू 10⁻⁻6। -3 हमारा बाहर आ जाएगा, 10⁻⁻3 हमारा बाहर आ जाएगा और d2 जो रहेगा ये √12.8 रहेगा। अब आप जानते हैं √16 हमारा 4 है, √9 हमारा 3 है, मतलब 3 और 4 के बीच में आंसर होना चाहिए। 3 और 4 के बीच में ये देखिए यहाँ पर है 3.6 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हमारा आंसर हो सकता है 3.6 इंटू 10⁻⁻3। तो सेकेंड डायमीटर जो रहेगा ये 3.6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर रहेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है ये डी वाला है। So I hope students it is clear to all of you. Thank you everybody.